हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2024 में ही रिलीज हुई थ्रिलर फिल्म डोंट मूव का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर्स हैं एडम शिंडलर और ब्रायन नेटो। पर मेन बात यह है कि इसके प्रोड्यूसर सैम रेमी हैं, यानी मूवी में कुछ तो बात होगी, इसलिए आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, वो भी हिंदी में। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम आयरिस को देखते हैं, जिसे आजकल नींद नहीं आती क्योंकि हाल ही में इसके बेटे मटेओ की दुखद मौत हुई है। हुआ ये था कि ये फैमिली एक हाइकिंग ट्रिप पर गई थी और वहीं पर इनकी लापरवाही कह लो या फिर ऐसा कह लो कि ध्यान देने में इनसे थोड़ी चूक हो गई। बस तभी गलती से मटेओ पहाड़ी से नीचे गिरकर मारा गया और वही गिल्ट आयरिस को खाई जा रही है। इसके अंदर लगातार एक जंग चल रही है जिसका अंत नहीं हो पा रहा। तो इस बेचैनी से छुटकारा पाने के लिए इसे बस एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर मेरे बेटे की मौत हुई, मेरी गलती की वजह से मुझे भी वहीं जाकर मर जाना चाहिए, तभी ये बेचैनी खत्म होगी। कई दिनों से यही ख्याल मन में चल रहा था और आज हिम्मत करके आयरिस ने ये रास्ता चुन लिया। सुबह सुबह बिना कोई आवाज किए वो बेड से उठी ताकि हस्बैंड जाग ना जाए। फिर मटेओ का फेवरेट बोट वाला टॉय लिया, साथ में एक चाकू लिया और फिर फोन को घर पे छोड़कर ड्राइव करके वो उसी स्टेट पार्क में पहुंच गई जहां पर वो दुर्घटना हुई थी। जिस जगह से मटेओ गिरा था वहां पर आयरिस ने उसका मेमोरियल भी बना रखा है एक पेड़ के नीचे। तो मटेओ के टॉय को उसकी फोटो के पास रखने के बाद वो चाकू से पेड़ पर उसके नाम का एम गोदने लगी। इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। उस दिन आयरिस का हस्बैंड इन तीनों के इनिशियल्स इस पेड़ पर गोद रहा था और मटेओ ढूंढ रहा था लकड़ियां। वो काफी एक्साइटेड था, जैसा कि बच्चे होते ही हैं। तो उसने आयरिस को बोला था कि मैं 1 मिनट के अंदर लकड़ियां जमा कर लूंगा। आयरिस ने उससे शर्त लगाई कि तुम नहीं कर पाओगे, और ऐसा बोलने के बाद ये खुद फूल जमा करने चली गई। फिर बस 1 मिनट वाली जल्दबाजी के चक्कर में मटेओ पहाड़ी से नीचे जा गिरा। उसका नाम पेड़ के ऊपर गुद पाता उससे पहले ही वो दुनिया छोड़कर चला गया। तो आयरिस आज इस दिल को पूरा कर रही है, लेकिन अपने हस्बैंड के साथ बहुत बुरा कर रही है। इसे दुख तो है ही, पर साथ में गिल्ट भी है कि मैंने अपने बेटे को चैलेंज करके खुद ही मौत के मुंह में धकेल दिया, इसलिए मुझे भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। एक और प्रॉब्लम यह है कि इतने बड़े लॉस के बाद ये रो भी नहीं पाई। रोना तो चाहती है लेकिन आंसू नहीं आते, अंदर ही अंदर घुटती जा रही है और बड़ी मुश्किल से मन बनाया है कि आज इसका समाधान करके रहेगी। ऐसे और नहीं जीना। डर तो उसे लग रहा था, लेकिन पीछे हटने को भी तैयार नहीं थी। हिम्मत करके पहाड़ी के किनारे पर जा पहुंची। अब बस एक कदम और बढ़ाना था, उसके बाद सब खत्म। आखिरी सांस भी उसने भर ली थी कि तभी एक आदमी वहां पर आ गया जिसने अपना नाम बताया रिचर्ड। वो आयरिस के साथ बात करना चाह रहा था, लेकिन आयरिस एकदम चुप थी। जब सब कुछ छोड़कर जा रही है तो भला उसे रिप्लाई क्यों करेगी? कोई मतलब ही नहीं बनता, अनलेस के दोनों के बीच कुछ कॉमन हो, क्योंकि इतनी सुबह ऐसी जगह पर वो धनिया लेने तो आया नहीं होगा। थोड़ी देर में पता चली गया कि दोनों के अंदर सेम बेचैनी है। रिचर्ड की गर्लफ्रेंड क्लोई एक कार क्रैश में मारी गई थी जब कार ये चला रहा था। वो मारी गई और ये बच गया, तो वही गिल्ट इसके अंदर भी है। और क्योंकि रिचर्ड आयरिस के सामने खुल गया, इसलिए आयरिस ने भी पूरी कहानी उसे बता दी। आयरिस को लग रहा था कि रिचर्ड उसे कूदने से रोकेगा, लेकिन रिचर्ड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो बोला कि जो तुम्हें करना है वो करो, हाँ बस एक बार ये देख लो कि ये दिन कितना सुंदर है। बस इतना बोलकर वो चलता बना और उसके पीछे पीछे आयरिस भी वापस चल दी, क्योंकि उसकी बातें सुनकर आयरिस का मन बदल गया। अभी के लिए दोनों अपनी गाड़ियों के पास पहुंचे और रिचर्ड को गुड बाय बोलकर आयरिस जाने लगी। लेकिन रिचर्ड की कार की वजह से आयरिस की कार का दरवाजा पूरा नहीं खुल पा रहा था। तो कार को पीछे लेने के बजाय रिचर्ड कार से बाहर निकल आया, वो भी हाथ में छाता लेकर, जबकि अभी कुछ ही देर पहले ये बोल रहा था कि दिन कितना सुंदर है, यानी आसमान एकदम साफ है। पर फिर ये छाता लेकर बाहर क्यों निकला? क्योंकि वो छाता नहीं बल्कि एक स्टन डिवाइस है, जिससे झटका देकर उसने आयरिस को बेहोश कर डाला। ये था इंट्रो, और ये एक्टर सन की वाली एक्टिंग एकदम खतरनाक करता है। अमेरिकन हॉरर स्टोरी देखने वाले जानते हैं, और जो नहीं जानते वो अब जान जाएंगे। जब आयरिस को होश आया तो उसने खुद को रिचर्ड की कार की बैक सीट पर पाया। हाथ पैर उसके बंधे हुए थे और रिचर्ड उसे कहीं पर लेकर जा रहा था। होश संभालते ही वो अपनी वॉच से पुलिस को फोन लगाना चाह रही थी, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाई, क्योंकि ना तो वहां पर सिग्नल थे और ना ही उसका
का फोन आसपास था और रिचर्ड बड़े आराम से उसे देख रहा था। वो पहले से जानता था कि आयरिस ऐसा ट्राई करेगी। वो ये भी जानता था कि इसके बाद वो बोलेगी कि ऐसा मत करो, मुझे जाने दो, मेरा हस्बैंड तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और इससे पता चलता है कि रिचर्ड पहले भी ऐसा कुछ कर चुका है। उसने चुपचाप मटेओ का टॉय आयरिस के सामने रख दिया। वैसे तो वो सब कुछ जानता था, पर एक चीज से वो बेखबर था कि आयरिस के पास एक चाकू भी है। आयरिस ने बड़ी शांति से वो चाकू निकाला, फिर रिचर्ड के साथ बातें बनाने लगी ताकि जिप टाइस को काटते वक्त जो भी थोड़ी बहुत आवाज होगी वो रिचर्ड सुन ना पाए। और रिचर्ड भी बातों में बह गया। उसने बता दिया कि जंगल के अंदर मेरा कैबिन है, मैं तुम्हें वहीं पर लेकर जा रहा हूँ, पूरा वीकेंड हम साथ में बिताएंगे, और यहाँ तक कि ये भी बता दिया कि तुम पहली नहीं हो। अब जिस बीच रिचर्ड अपना प्लान रिवील कर रहा था, उसी बीच अपने हाथ फ्री करके आयरिस ने उस पे अटैक कर दिया, जिस वजह से कार सीधा एक पेड़ में जाकर क्रैश हो गई। अब जिस हिसाब से कार टकराई, आयरिस को भारी चोटें आनी चाहिए थी, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा सीट बेल्ट लगाए हुए रिचर्ड का माथा फूट गया। एयरबैग भी किसी काम का नहीं है। खैर, मौका देखकर आयरिस बाहर निकलने लगी तो रिचर्ड उसके ऊपर झपट पड़ा, जिसके बदले में आयरिस ने सीट बेल्ट खींचकर उसका गला भींच दिया। लेकिन रिचर्ड एक बार फिर से फ्री हो गया, सीट को पीछे करके। यहाँ पर दोनों के बीच पूरा स्ट्रगल चला, जिसके चलते दोनों कार से बाहर गिर गए। इतने में रिचर्ड खड़ा हो पाता, आयरिस ने अपने पैर भी फ्री कर लिए। फिर मटेओ के टॉय को जेब में रखकर वो भाग ही रही थी कि तभी रिचर्ड उसके सामने आ गया। वो भी हैरान था कि खुद तो ये मरने आई थी, अब तैयारी नहीं है, लेकिन मरना तो पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। फाइनली वो रिवील कर देता है कि तुम बचकर भागना चाहो तब भी नहीं भाग पाओगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर एक पैरालाइजिंग एजेंट इंजेक्ट कर दिया है, जो कि 20 मिनट के बाद तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह पैरालाइज कर देगा। और ये पूरा प्रोसेस धीरे धीरे होगा। पहले हाथ काम करना बंद करेंगे, फिर पैर, आवाज भी नहीं निकलेगी। इसका मतलब कि तुम चाहकर भी अपने बचाव में कुछ नहीं कर पाओगी। बस इतना सुनते ही आयरिस जंगल में भाग गई, क्योंकि अगर रिचर्ड सच बोल रहा है तो पैरालाइज होने से पहले आयरिस की यही कोशिश रहेगी कि जितना हो सके उससे दूर निकल जाऊं। पर भागने के चक्कर में उसका चाकू भी गिर गया, और रिचर्ड ने उसे बोला कि भागोगी तो प्रोसेस और जल्दी आगे बढ़ेगा, लेकिन उसके पास और कोई चॉइस थी ही नहीं। वो बस भागे जा रही थी और रिचर्ड बड़े आराम से उसका पीछा कर रहा था। कुछ ही देर में उसके हाथ उसका साथ छोड़ने लगे, यानी रिचर्ड उसे डरा नहीं रहा था, वो सच बोल रहा था। तब जाकर उसने वॉच के अंदर 20 मिनट का टाइमर लगाया, ताकि उसे भी आइडिया रहे कि उसके पास कितना टाइम है। धीरे धीरे पैर भी सुन होने लगे, फिर भी कैसे भी करके वो पैर आगे सरकाती रही, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद ऐसी हालत हो गई कि वो रेंगने पर आ गई। ऊपर से रिचर्ड उसका पीछा कर रहा था कि कब ये एक जगह पर रुके और मैं इसे उठा कर ले जाऊं। तो रिचर्ड से बचने के लिए वो एक सही सी जगह देखकर छुप गई, और रिचर्ड उसे ढूंढ भी ना पाता अगर चींटियां उस पे हमला ना बोलती। चींटियों को भी वो झेल रही थी, पर जब चींटियां उसके कान और नाक में जाने लगी तब उसकी चीख निकल गई, जिस वजह से रिचर्ड ने उसे देख लिया। लेकिन इससे पहले कि वो पास आ पाता, आयरिस रेंग कर पास में बह रही नदी में उतर गई। हालांकि इसमें भी उसे जान का खतरा था, पर यह रिस्क उसे लेना पड़ा। फिर पानी के साथ बहते हुए वो आगे जाकर किनारे पर लग गई। उसने फिर से रेंगना शुरू किया, लेकिन अब 20 मिनट पूरे हो चुके थे। वो बॉडी से लाचार हो चुकी थी। अब आवाज भी गई और सांस भी बड़ी मुश्किल से आ रही थी। वही स्टेज आ गई जिसमें वो पूरी तरह बेबस हो गई। आयरिस की आयरिस देखकर पता चल रहा है, लेकिन किस्मत उसके साथ थी, क्योंकि जिस जगह पर वो पड़ी है वो एक फार्म है, जहाँ पर बिल नाम का आदमी घास की कटाई कर रहा है। आयरिस को उसमें उम्मीद की किरण नजर आ रही थी, लेकिन एक डर ये भी था कि कहीं ये मेरे ऊपर ही ना मशीन चला दे, क्योंकि चिल्ला तो सकती नहीं, बस यही प्रे कर रही है कि उसकी नजर मुझ पे पड़ जाए। और हुआ भी ऐसा ही। बिल ने उसे देख लिया, क्योंकि घास इतनी भी डेंस नहीं थी कि इतनी बड़ी लड़की दिखाई ही ना दे, वो भी पिंक कपड़े पहनी हुई। उसने आयरिस के पास जाकर उससे सवाल पूछने शुरू कर दिए कि तुम कौन हो, यहाँ पे कैसे आई, और कोई जवाब क्यों नहीं दे रही। आयरिस बेचारी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही थी, लेकिन आंखें उसकी अब भी एक्टिव थी, इसलिए उसने पलक झपका कर रिस्पॉन्स दिया। और बिल भी समझदार था, इसलिए वो भी समझ गया कि इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसने सारे सवालों के जवाब ऐसी पलक झपकवा कर ले लिए, सिर्फ हाँ या ना में। हाँ के लिए एक बार पलक झपकाई और ना के लिए 2 बार। इस बीच हम ये भी देख पाए कि आयरिस का विजन भी थोड़ा अजीब हो चुका है, पर अच्छी बात ये थी कि बिल को समझ आ चुका था कि आयरिस को मदद की जरूरत है, तो बिना कोई देर किए वो आयरिस को उठाकर अंदर कैबिन में ले गया। अब बस पुलिस को फोन करना था कि तभी दरवाजे पर आ गया रिचर्ड, वो भी एक्टिंग करता हुआ। वो बोल रहा था कि हमारी कार क्रैश हो गई, जिसके बाद से मेरी वाइफ नहीं मिल रही, मेरा फोन भी खो चुका है, तो क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? क्या तुमने किसी लड़की को देखा है? बिल को उसकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसलिए वो बोला कि तुम बाहर रुको। दरवाजा बंद करके बिल पुलिस को फोन करने लगा, लेकिन इतने में रिचर्ड अपने आप अंदर घुस आया। बहाने से वो पूरे कैबिन को छान रहा था, लेकिन आखिर में वो
जिस काउच पर जाकर बैठा आयरिस उसी के पीछे पड़ी हुई थी और उसे पता भी नहीं चला। वो सोच रहा था कि बिल आसानी से उसकी बातों में फंस जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। बिल पुलिस बुलाने पर अड़ा हुआ था, तो उसे फंसाने के लिए रिचर्ड को और ज्यादा एक्टिंग करनी पड़ी, साथ ही साथ एक नई कहानी गढ़नी पड़ी। सबसे पहले तो अपना नाम उसने बताया एंड्रू। फिर वो बोला कि मेरी वाइफ को मेंटल प्रॉब्लम्स है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि पुलिस को बुलाया जाए, क्योंकि पुलिस आई तो मेरी वाइफ को मुझसे दूर ले जाएगी। बिल को पूरी तरह विश्वास में लेने के लिए उसने ये भी बोल दिया कि मेरी वाइफ कभी कभार कैटाटोनिक हो जाती है, यानी हिलना डुलना और बोलना बंद कर देती है। ये सुनकर बिल पूछता है कि उसका नाम क्या है, तो रिचर्ड कहता है क्लोई। पूरी कहानी सुनने के बाद बिल ने रिचर्ड के ऊपर भरोसा कर लिया। वो रिचर्ड को बताने ही वाला था कि आयरिस काउच के पीछे पड़ी है कि तभी रिचर्ड का फोन बज गया और फोन की आवाज सुनते ही बिल समझ गया कि ये आदमी भरोसा करने लायक नहीं है, क्योंकि अभी अभी इसने बोला था कि मेरा फोन खो चुका है। बिल उसे कुछ भी नहीं बताता, बस इतना कहता है कि जल्दी जाकर अपनी वाइफ को ढूंढो, इससे पहले कि वो जंगल में कहीं खो जाए। लेकिन अब तो रिचर्ड भी समझ चुका था कि बिल कुछ छुपा रहा है। रिचर्ड भी अपनी असलियत पर आ गया और डरा धमका कर उसने बिल के मुंह से सच्चाई निकलवा ली, ऐसा उसे लग रहा था। असल में बिल डरा नहीं, बल्कि उसने तो झूठ बोल दिया कि वो लड़की बाहर शेड में पड़ी है। फिर जैसे रिचर्ड बाहर जाने को हुआ, बिल ने मौका देखकर उस पे अटैक कर दिया। इतने में रिचर्ड संभल पाता, बिल ने पुलिस के पास फोन करके सब कुछ बता दिया और फिर शुरू हुई दोनों की हाथापाई, जिसमें बिल रिचर्ड के ऊपर भारी पड़ रहा था जब तक रिचर्ड के हाथ चाकू नहीं लगा। चाकू मिलते ही रिचर्ड ने स्टैब करके बिल को ठिकाने लगा दिया, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ था। रिचर्ड ने शेड में जाकर देखा तो आयरिस उसे मिली नहीं, लेकिन एक गैस कैन जरूर मिल गया, जिसका यूज करके उसने कैबिन में आग लगा दी। इस बीच आयरिस की एक उंगली मूव करने लग गई, यानी इंजेक्शन का असर अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है। उसी उंगली से टैप करके वो रिचर्ड का ध्यान खींचना चाह रही थी, ताकि रिचर्ड उसे निकाल कर ले जाए, क्योंकि जिंदा जलने से बेहतर तो यही होगा कि वो रिचर्ड के साथ उसके कैबिन में चली जाए। फिर जैसी उसकी बॉडी ठीक होगी तो रिचर्ड का मुकाबला करके उसके पास बचने का चांस होगा, लेकिन यहाँ पड़ी रही तो कोई चांस नहीं है। वो टैप करती रही, लेकिन रिचर्ड ने उतना खास ध्यान नहीं दिया। कैबिन में आग लगाने के बाद बिल के ट्रक में बैठकर वो निकल ही रहा था कि तभी उसे कैबिन की विंडो पर लगे ब्लाइंड्स में कुछ हरकत दिखाई दी, जो कर रही थी आयरिस। उसकी बाकी उंगलियां भी हिलने लगी थी, तो बस उन्हीं का यूज करके वो ब्लाइंड्स के साथ छेड़छाड़ कर रही थी, जिसे रिचर्ड ने नोटिस कर लिया। तो फिर जल्दी से अंदर आकर वो आयरिस को उठाकर अपने साथ ले गया और वो जिंदा जलने से बच गई। हालांकि उसे बचाने के चक्कर में बिल का सब कुछ खत्म हो गया। अब रिचर्ड उसे लेकर फिर से रोड पर पहुंच गया, जहां पर वो बताता है कि मैंने पहली बार किसी आदमी को मारा, वो भी तुम्हारी वजह से। वो और भी बातें करता कि तभी उसका फोन बज गया और फोन उठाने से पहले उसने आयरिस को पिंच करके चेक किया कि वो चिल्ला पा रही है या नहीं। कंफर्म करने के बाद उसने फोन उठाया और फोन पर बात कर रही थी उसकी बेटी। बेटी की आवाज सुनते ही आयरिस के होश उड़ गए कि ये आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। खुद एक बेटी का बाप होते हुए भी दूसरों की बेटियों को किडनैप करके मारता है। फोन पर उसकी जो भी बातचीत हुई उससे ये कंफर्म हो गया कि ये आदमी एक सीरियल किलर है। रेगुलर वीकेंड्स पे ये अपने कैबिन पे आता है, किसी न किसी लड़की को किडनैप करके फिर उसे टॉर्चर करता होगा या और भी घिनौने काम करता होगा, वो तो हमें पता नहीं। बस इतना पता है कि आखिर में लड़की को मारकर संडे की रात तक वापस अपने घर पहुंच जाता है, अपनी फैमिली के पास। ये इसका रूटीन बन चुका है और टाइम के साथ ये बढ़ता जा रहा है। जैसा कि इसकी वाइफ कंप्लेन कर रही है कि तुम हमें टाइम नहीं देते, कैबिन पे बहुत ज्यादा जाने लगे हो, तो इसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए माँ बेटी दोनों कैबिन पर आ रही है, यानी इसके प्लान पर पानी फिर चुका है। अब इसे जल्द से जल्द आयरिस को ठिकाने लगाना होगा और साथ ही उस कार का भी कुछ करना होगा जो क्रैश हुई है। गुस्से में उसने आगे चल रही कार को ओवरटेक करना चाहा, जिसके चलते ये वाली गाड़ी भी क्रैश हो जाती, बस किसी तरह बच गई। गाड़ी में फ्यूल नहीं था, इसलिए वो गैस स्टेशन पर जाकर रुका, जहां पर आयरिस पूरी कोशिश कर रही थी कि कोई उसे देखे और उसकी मदद करे। किस्मत से एक बच्चा उसके पास आ गया, जिसे देखकर उसे मटेओ की याद आने लगी, पर बच्चा तो कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन बच्चे की वजह से उसकी माँ भी आ गई और आयरिस को देखकर वो समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। मौके पर तो वो कुछ नहीं बोली, लेकिन जैसे रिचर्ड ट्रक लेकर आगे बढ़ा, उसने पुलिस के पास फोन मिला दिया और यही बताया होगा कि एक लाल ट्रक है जिसके अंदर एक लड़की थोड़ी अजीब हालत में बैठी है। इस बात से बेखबर रिचर्ड अपनी क्रैश हुई कार तक पहुंचा। सबसे पहले उसने कपड़े चेंज किए, फिर कार को निकालने का इंतजाम करने लगा, लेकिन इतने में वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आ गया। ऑफिसर ने सवाल पूछने शुरू किए तो रिचर्ड ने एक नई कहानी गढ़ दी कि मेरी वाइफ ने पी रखी है, अकेली घर से कार लेकर निकली थी, यहाँ पर लाकर ठोक दी, अब मैं इसे लेने आया हूँ। कहानी तो ठीक है, लेकिन सामने पुलिस वाला है। पहला सवाल उसने यही पूछा कि कार तेरी वाइफ ने ठोकी, तू कार में था नहीं तो तेरे माथे पे चोट कैसे आई? इसका जवाब वो दे नहीं पाया
पाया, इसलिए एक नई कहानी गढ़नी पड़ी, और वो भी आयरिस के ट्रॉमा के ऊपर कि हमारा एक बेटा था मटेओ, इसकी गलती की वजह से वो मारा गया, तब से ये ऐसी हो गई। सुबह देखती है ना शाम बस पीने में लग जाती है। अब बताओ मैं क्या करूं, इसे अरेस्ट करवा दूं? ये तो बेचारी पहले से दुखी है। 2-3 नकली आंसू बहा दिए, सोचा कि ऑफिसर पिघल जाएगा, लेकिन वो बातों में आ ही नहीं रहा था। इसलिए आखिर में रिचर्ड अपनी असलियत पर आ गया। एक बड़े से हुक से मार मार कर उसने ऑफिसर के हेड को क्रश कर डाला। इसके बाद उसे पुलिस कार में डालकर कार को आग लगाकर वहां से निकल गया। ऑफिसर की गन भी उठा ली, पर एक चीज पे उसने ध्यान ही नहीं दिया कि ट्रक के अंदर उसने एक इंजेक्शन रखा हुआ था, उसी पैरालाइजिंग एजेंट वाला। वो अब दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि आयरिस ने उठाकर अपनी जेब में रख लिया है। उसकी बॉडी फिर से हरकत में आ रही है। अब वो आराम से सांस भी ले पा रही है और बोल भी पा रही है। वहीं रिचर्ड गुस्से से लाल हुआ जा रहा है क्योंकि ऐसा दिन कभी देखा ही नहीं। प्लान को लगातार सुधारने में लगा हुआ है, फिर भी और ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब कार क्रैश में इसकी गर्लफ्रेंड क्लोई मारी गई थी, बस तभी से ये पागल हो गया था। जो आखिरी शब्द इसने क्लोई को बोले थे वो थे थैंक यू, क्योंकि इसके मुताबिक जब क्लोई अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तब इसने गॉड को फील किया था, जो कि ये खुद है। इसके मुताबिक बस तभी से ये बार बार वही फील लेता है लड़कियों को मारकर। आयरिस एक बार फिर से उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे जाने दो, मुझे रोड के साइड में फेंक दो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। लेकिन रिचर्ड, जो कि उसका असली नाम नहीं है, ऐसी बातों में नहीं आने वाला। अब कैबिन पर जाने के बजाय वो पहुंच गया सीधा लेक पर, जहां पर वो लड़कियों को मारकर फेंकता है। आखिर में इससे पहले कि वो ट्रक से बाहर निकलता, आयरिस ने जल्दी से वो इंजेक्शन उसकी टांग में घुसा दिया, लेकिन उसका अंगूठा अभी उतना स्टेबल था ही नहीं कि उसे इंजेक्ट कर पाए। रिचर्ड ने तो पूरा मौका दिया, लेकिन वो कर नहीं पाई। तब आखिर में रिचर्ड ने वो इंजेक्शन निकालकर ऐसे ही खाली कर दिया। आयरिस बोली कि तुमने मुझे मरने क्यों नहीं दिया? अगर तुम ना रोकते तो मुझे ये सब झेलना ही ना पड़ता। जवाब में रिचर्ड कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं रोका, जो किया तुमने खुद किया, शायद यही तुम्हारा फेट है। बस इतना बोलकर उसने आयरिस को बोट में डाला, फिर उसे लेकर लेक के बीच में पहुंच गया। मरने के लिए ही आयरिस घर से निकली थी, लेकिन अब उसे नहीं मरना। हालांकि मौत उसे दिखाई दे रही थी, पर साथ ही रिचर्ड की बैक पर लगे चाकू और गन भी। तो इस बार आयरिस ने रिचर्ड वाला पैंतरा खेल दिया। वो एक्टिंग करने लगी कि मेरी जेब से निकाल के मेरे बेटे का टॉय मुझे दे दो। फिर जैसे ही रिचर्ड उसके पास आया, वो भी असलियत पे आ गई। उसी का चाकू उसी की गर्दन के आर पार कर दिया। रिचर्ड ने उसे शूट करना चाहा तो उसने बोट हिलाकर रिचर्ड को पानी में फेंक दिया और गन गिर गई बोट में। तो जब तक रिचर्ड वापस ऊपर आया, किसी तरह गन उठाकर उसने गोलियां चला दी, जिसमें से 1-2 रिचर्ड को भी लग गई, इसलिए वो फिर से पानी में जा गिरा। अब बोट पर आने के बजाय वो किनारे की तरफ जा रहा था और आयरिस को लग रहा था कि उसकी जान बच गई, जबकि ऐसा था नहीं। जो गोलियां चलाई उससे बोट के अंदर छेद हो गए, जिनसे अब बोट के अंदर पानी भर रहा है। देखते देखते बोट पानी में डूब गई और साथ में आयरिस भी। लेकिन अब उसकी बॉडी पूरी तरह हरकत में आ चुकी थी, इसलिए तैर कर अपनी जान बचाने में वो कामयाब हो गई। रिचर्ड भी किनारे पर पड़ा तड़प रहा था, तो उसके पास जाकर आयरिस ने उसे थैंक यू बोला, जैसे उसने बोला था क्लोई को। पूरी तरह उन्होंने रिवर्स दिखा दिया। फिर उसे मरता हुआ छोड़कर वो आगे बढ़ गई और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो गई। कहाँ तो आयरिस अपनी जान देने निकली थी और कहाँ उसके हाथों कई लड़कियों की जान लेने वाला सनकी किलर मारा गया। रिचर्ड की भाषा में शायद यही उसका फेट था, पर इस सब के बीच उसे जीवन की वैल्यू जरूर पता चल गई। लेक में जाने से पहले बोल रही थी कि मैं तो मरना चाहती थी, तुमने मुझे रोक दिया। वो रोक दिया पे जोर दे रही थी, जबकि जोर उसे देना चाहिए था मरना चाहती थी पे चाहती थी। मूवी की बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट एकदम यूनिक है, पैरालाइजिंग वाला जो पूरा आइडिया है, पर बात यह है कि मूवी थोड़ी खाली खाली लगती है। हालांकि मेकर्स ने बहुत कुछ इसमें ऐड किया है, छोटे से लेकर बड़े तक कई चीजें डाली गई हैं, फिर भी कुछ मिसिंग लगता है। वैसे बता पाना मुश्किल है कि इसमें और क्या ऐड हो सकता था, क्योंकि ऐसे प्लॉट में आप और क्या ही ऐड कर पाओगे। सोच पाना भी मुश्किल है, क्योंकि ये थोड़ी अलग तरह की थ्रिलर है। तो अपने हिसाब से जितना हो सकता था मेकर्स ने किया है, फिर भी मूवी काफी छोटी है। थोड़ा और ऐड करने के लिए कैबिन वाला सीक्वेंस दिखा सकते थे। लेक पे जाने से पहले रिचर्ड उसे कैबिन में लेकर जाता, लेकिन उसमें भी टाइम लिमिट थी, क्योंकि आयरिस की बॉडी वापस हरकत में आने लगी थी। तो अगर कोई एक्स्ट्रा सीन ऐड करते तो काफी कुछ बिगड़ जाता। बिल के कैबिन में उसकी उंगली मूव करने लगी थी, बस वहीं से टाइम भागने लगा था। तो वही बात है कि ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि अगर इसमें और चीजें ऐड की जाती तो बहुत कुछ बेकार हो जाता। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको लगता है कि कुछ और ऐड हो सकता है तो उसके बारे में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर देना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल
पर सेट कर लो ताकि यूट्यूब भी थोड़ी हरकत करना शुरू करे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।